सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियांशु रावत। गाइस, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, बीए की हिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर की। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है भारत का इतिहास 300 से लेकर 1200 ईसा तक। तो ये हमारा पार्ट 1 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी साक्ष्यों का सर्वेक्षण। तो इसको नोट्स की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया है, तो चलिए आपको इसको देख। तो चलिए आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्रोत या साक्ष्य वो अवशेष होते हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? स्रोतों से मिलती है और साक्ष्यों से मिलती है। ठीक है, साक्ष्य ये हमने चैप्टर के नाम में ही आया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इतिहासकार साक्ष्यों की मदद से ही अतीत के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतीत से वो इतिहास के बारे में जानते हैं साक्ष्यों की मदद से। पहले वो साक्ष्य लेते हैं, साक्ष्यों से उसका अतीत जानते हैं, उसके बाद वो जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 19वीं शताब्दी में साहित्य साक्ष्यों के अनुवाद पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इनके साथ साथ सिक्के, मूर्तियाँ, अभिलेख, वास्तुकला पर जोर दिया गया था। ठीक है, सिक्के तो काफ़ी प्रकार के सिक्के मिले, काफ़ी सारे सिक्कों पर तो राजाओं के नाम थे। मूर्तियाँ भी हमें कई सारी मूर्तियाँ देखने को मिलती है। अब अभिलेख भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अभिलेख जिस पे राजा लोग अपनी बातें लिखवाया करते थे। ठीक है, अपनी खूबियाँ लिखवाया करते थे, किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक उन्होंने शासन किया, वो सब बताते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक साक्ष्य से उपलब्ध जानकारी को दूसरे साक्ष्यों से प्राप्त जानकारी से संतुष्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखो हमें काफ़ी बार तो पूरा ही, जैसे कि हड़प्पा है तो वो तो हमें एकदम से पूरा मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साहित्य स्रोत। इसको ध्यान से समझना। साहित्यिक साक्ष्य इतिहास के बारे में काफ़ी गहरी जानकारी देते हैं क्योंकि इनमें घटनाओं का विवरण बहुत अच्छे से दिया गया होता है। नेक्स्ट है साहित्यिक साक्ष्यों से मिली जानकारी को अच्छे से समझने के लिए उसे दूसरे साक्ष्यों जैसे अभिलेख, सिक्के से मिली जानकारी को परिपुष्ट मतलब एकदम अच्छे से कंफर्म करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हम चलते हैं साहित्यिक साक्ष्य। अब देखिए साहित्य साक्ष्यों के 3 पार्ट्स हैं। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य और तीसरा है विदेशी साहित्य। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य विभिन्न धर्मों से संबंधित होते हैं। तो ये किससे धर्म से संबंधित होते हैं? धार्मिक साहित्य नाम से पता चल रहा है। अब धर्म भी कोई एक प्रकार का धर्म होता नहीं है, अन्य प्रकार के धर्म होते हैं। चलिए देखते हैं, लाइक जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, प्राचीन जैन तथा बौद्ध साहित्य में भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है भारत के तीर्थों, व्रत, तपस्या, उपवास तथा अन्य विधियों पुराण में मिलती हैं। अब ये सब जो है तीर्थ, व्रत, तपस्या, ऐसे ही थोड़ी ना भारत ने जन्म ले लिया, इसका भी तो एक अपना इतिहास है। तो ये सबके इतिहास विधियाँ किससे? पुराण से मिलती जुलती हैं। नेक्स्ट है भारत के इतिहास में रीति रिवाज, त्योहार की जानकारी भी हमें इन्हीं धार्मिक साहित्यों से मिलती है। ऑफ कोर्स हम भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे कि हिंदुओं का जो त्यौहार होता है वो होली, दीपावली, ऐसे त्यौहार होते हैं। और जो मुसलमानों का त्यौहार होता है तो उसमें ईद, और पंजाबी लोग की बैसाखी, ये सब ज़्यादा फेमस होता है। तो वही धर्म के अकॉर्डिंग जो फेस्टिवल्स होते हैं उन्हें भी डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट है गुप्त काल में संकलित धार्मिक साहित्य। लेट्स सी, पुराण, महाभारत, रामायण, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति तथा कल्याणन स्मृति। ठीक है, तो ये सारी स्मृतियाँ थीं, जैसे कि महाभारत हो गया, ठीक है, पुराण हो गया, रामायण हो गया, इसी तरह की ये सब भी बृहस्पति स्मृतियाँ, कल्याण स्मृति, ये सब भी एक तरह से
इन लोगों को भी डिवाइड कर दिया गया है इन्हीं धार्मिक साहित्य के अंदर ही। नेक्स्ट है भारत प्रारंभिक युग से मध्य युग तक के इतिहास के धार्मिक साहित्य। अब प्रारंभिक युग से मध्य युग तक के धार्मिक इतिहास की ओर चलते हैं भारत के। देखो यहाँ पे नाम आपको थोड़े टिपिकल मिलेंगे, बट देखना, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ये बौद्ध साहित्य से था। भागवत पुराण 10वीं शताब्दी में, और बृहयनिवृत्त पुराण 10वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में इसकी रचना हुई थी। नेक्स्ट है कालिका पुराण, इसकी रचना हुई थी 10वीं से 11वीं शताब्दी के अंडर में। नेक्स्ट है मेघातिथि की जो रचना हुई थी वो 9वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट है गोविंद राज, इसकी जो रचना हुई थी वो 11वीं से लेके 12वीं शताब्दी के बीच में हुई थी। गोविंद राज और विज्ञानेश्वर की भी, ठीक है, 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। नेक्स्ट है कुल्लुक की रचना हुई थी, कुल्लुक की और अपरार्क की और क्रिया कल्पतरु की, इन सब की रचना, इन तीनों की रचना कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट हम बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया जो 3 पार्ट्स में डिवाइड थे। तो अब हम चल रहे हैं गैर धार्मिक साहित्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा धार्मिक साहित्य क्या था। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। अच्छा, तो चलिए हमारा नेक्स्ट है गैर धार्मिक साहित्य। गुप्त काल के दौरान संस्कृत भाषा में गद्य और काव्य दोनों रूप से सशस्त्रीय रूप से प्राप्त किया गया। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कामंदर का नीतिसार 4वीं शताब्दी में राजा को संबोधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, ये एक प्रकार का ग्रंथ है। नेक्स्ट है विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया नाटक देवी चंद्र। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त सोमदेव द्वारा लिखित कथा सरित सागर संस्कृत में लोकप्रिय लोकगीत तथा महत्वपूर्ण भंडार था। ठीक है, लोकगीत काफ़ी लोकप्रिय था। नेक्स्ट है शिल्प पादिकरम और मणि मेलकाई, ये भी इसी का पार्ट है। नेक्स्ट है तमिल महाकाव्य 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तमिल महाकाव्य 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी के दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। कहा कि दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण जानकारी ये प्रदान करते हैं। कालिदास द्वारा रचित नाटक गीत रचनाएं इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते हैं। ठीक है, कालिदास के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा, और नहीं भी पढ़ा तो आपको आई थिंक पढ़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ा इतिहास के बारे में, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपकी नॉलेज ही गेन होगी, और क्या। चलिए थोड़ा कबीरदास जी द्वारा रचित नाटक रचनाएं जो भी हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, और मालविकाग्नि मित्र, नाम थोड़े टिपिकल है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। ठीक है, तो ये सब किसके द्वारा रचित की गई हैं? कबीरदास द्वारा। नेक्स्ट है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियाँ, ये भी आई थिंक आपको पढ़नी चाहिए, अच्छी है मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका, इसमें खगोलीय कार्य और विचार की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इनके द्वारा किसकी जानकारी मिलती है? खगोलीय की और विचारों की जानकारी मिलती है, अधिक मात्रा में मिलती है। वराहमिहिर की बृहत संहिता एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें ऋतुओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये सेम है जो कि हमने अभी ऊपर देखा जिसमें खगोल शास्त्री की कार्यों की और विचारों की बात करते थे, तो सेम ये किसके? ऋतुओं की। जैसे कि ऋतु क्या होता है? मौसम होता है ना, तो उसके बारे में भी इनको अन्य प्रकार की जानकारी मिलती है इनसे। नेक्स्ट है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता भाई?
है ना, जिन्होंने शून्य की खोज की थी, शून्य यानी कि जीरो की खोज की थी जिन्होंने। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में भी थोड़ी सी हम बात करते हैं। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना आर्यभट्ट और आर्यभट्टीय सिद्धांत है। ठीक है, इनके द्वारा दिए गए दो सिद्धांत हैं, आर्यभट्टीय और आर्यभट्टीय। ठीक है, नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने ग्रहण की वैज्ञानिक व्यवस्था दी थी। ठीक है, ग्रहण की वैज्ञानिक व्यवस्था दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खगोल शास्त्री गणितज्ञ, ये अभी आर्यभट्ट की बात हो रही है। ठीक है, खगोल शास्त्री गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत और खंड खंडक के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी रचना का अरब के लोगों ने अरबी भाषा में अनुवाद किया और भारतीय खगोल विज्ञान के ज्ञान को अरब तक पहुंचाया। ठीक है, कहाँ तक पहुंचाया? अरब तक पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने अपने जो भाषा थी अपने भाषा में कन्वर्ट किया ना, उन्होंने अरब भाषा में कन्वर्ट किया क्योंकि वो किसी और भाषा में लिखी गई थी, लाइक संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक के एक महान गणितज्ञ महावीर, जिन्होंने गणित सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? गणित सार संग्रह। ठीक है, महावीर, गणितज्ञ महावीर थे इनफैक्ट। नेक्स्ट है भास्कर द्वितीय ने लीलावती नामक पुस्तक लिखी। यह भी एक महान गणितज्ञ थी। ठीक है, आपने इसमें बहुत सारे गणितज्ञ और खगोल शास्त्रियों के नाम पढ़े होंगे, तो आपको ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आयुर्वेद परंपरा के सबसे पुराने ग्रंथ चरक एफ सुश्रुत संहिता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आयुर्वेद द्वारा विभिन्न रोगों के उपचार की जानकारी है। चरक ना एक मतलब बॉडी पे आई थिंक हो जाता है और वाइट कलर के ना ये डॉट डॉट टाइप में होता है कुछ ऐसा। ठीक है, तो इनको इस चरक के बारे में क्या बल्कि काफ़ी सारे आयुर्वेदों के बारे में अन्य प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त थी। ये काफ़ी सारे उपचार वगैरह लाइक अब डॉक्टर्स हो है ना, लेकिन पहले तो यही होते थे ना, आयुर्वेद वगैरह, इन्हीं से सब इलाज किए जाते थे। तो ठीक है, आयुर्वेद द्वारा विभिन्न रोगों के उपचार की जानकारी थी। चरक को 5वीं शताब्दी की शुरुआत में चिकित्सा विशेषज्ञ माना जाता था। ठीक है, कब? 5वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट है बाणभट्ट का हर्षचरित, संध्या करणनंदिनी की रामचरित, हेमचंद्र की कुमार पाल चरित। ठीक है, हर्षचरित जो हर्षवर्धन आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो ये इनके द्वारा रचित की गई हुई है। नेक्स्ट है जयनायक का पृथ्वीराज विजय मोहम्मद गौरी, इन राजा का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो। ठीक है, मोहम्मद गौरी पर पृथ्वीराज चौहान की जीत का विवरण देता है। नेक्स्ट है कल्हड़ की रास्तरंगिणी। ठीक है, रास्तरंगिणी कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। किसकी? कल्हड़ की रास्तरंगिणी कश्मीर का इतिहास तो एक बहुत बड़ा इतिहास है एक तरह से। ठीक है, तो रास्तरंगिणी में किसका इतिहास है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। नेक्स्ट है जैन सिद्धांतों पर रचित अनेक ग्रंथ, जैन लोक कथाएं, जो कि व्यापार और व्यापारियों से संबंधित जानकारी का उपयोग इस स्रोत में है। ठीक है, व्यापार और व्यापारियों से संबंधित। ठीक है, व्यापार यानी कि ट्रेड, व्यापार और व्यापारियों से संबंधित जानकारी का उपयोग इस स्रोत में है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अवधि के दौरान महाकाव्यों का कई क्षेत्रीय भाषा में जैसे कि उड़िया, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि भाषा में ट्रांसलेट किया गया। अब मोस्टली स्टूडेंट जिसको इंग्लिश में समझ में नहीं आता, ठीक है, तो वो हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अब मोस्टली है जिनको हिंदी में समझ में नहीं आता बट इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो बुक्स तो दोनों लैंग्वेजेस में प्रिंट हुई है ना, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस बुक में वो
आप परचेस करते हो उस बुक को और उस बुक से पढ़ते हो। तो सेम ऐसी सिचुएशन थी। पहले क्या होता था, सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी क्योंकि वही लैंग्वेज ज़्यादा चलती थी और आई थिंक वो पवित्र लैंग्वेज ऐसा आप कह सकते हो कि थी। ठीक है, तो लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल थे तो उन्होंने उस लैंग्वेज में उसका अनुवाद करना शुरू कर दिया। जैसे अभी आप मैंने बताया उड़िया में, बांग्ला में, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, इन सब जैसी भाषाओं में कन्वर्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विदेशी साहित्य। ठीक है, तो ये लास्ट वाला है, उसका लास्ट पार्ट है। देखो, विदेशी साहित्य ऐसे साहित्य होते हैं जो भारत में आए विदेशी विद्वान द्वारा लिखे गए। ठीक है, जो भारत में आए, इतिहास तो भारत का ही है, ठीक है, लेकिन वो विदेशी लोग हैं, तो विदेशी विद्वान भारत में आए और उनके द्वारा लिखे गए। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, अभी आप समझ जाओगे अच्छे से। इन्हें यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है क्योंकि वो यात्रा के थ्रू आए हैं ना, यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। या फिर ऐसे साहित्य जिन्हें विदेशों में लिखा गया। ठीक है, किस लैंग्वेजेस में लिखा गया? विदेशों में, ताकि वो लोग भी इस इतिहास को जान सकें। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास की जानकारी में यह विदेशी साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसमें अरब, चीनी, फ्रांसीसी, यूनानी, यूरोपीय, अफ्रीका इत्यादि अन्य देशों के विद्वानों द्वारा लिखे गए साहित्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सब जो चीनी, फ्रांसीसी, यूनानी वगैरह हैं, तो यहाँ से लोग आए, एक तरह से ये विदेशी वृत्तांत कहलाए। ठीक है, ये लोग आए और अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद किया। ठीक है, नेक्स्ट है चीनी साहित्य। इसको थोड़ा आप समझ लेना। चीनी साहित्य, इस अवधि में कई चीनी भिक्षु ने बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा, बौद्ध ग्रंथ को एकत्र किया, इनके धार्मिक स्थल की यात्रा की। ठीक है, धार्मिक स्थल की यात्रा की और इसके बाद अपने विचारों को लिखा। अब कोई भी जैसे कि मान लो कोई भी केस वगैरह होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं ना, तो सेम आए, उस चीज़ के बारे में पढ़ा, देखा, समझा, सुना, जो भी किया उन्होंने, उसके बाद अपने विचारों को प्रकट किया। सेम सिचुएशन वैसी थी यहाँ पे। नेक्स्ट है, सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय लेखन फायान हैंगसोंग इत्सिंग के हैं। ठीक है, फायान हैंगसोंग इत्सिंग के हैं, ये भी एक विदेशी विद्वान थे। ठीक है, जो कहाँ आए? भारत में आए, और ये एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय लेखन भी बने। ठीक है, फायान ने सबसे बड़ी संख्या में भारतीय ग्रंथ का अनुवाद किया। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या में भारतीय ग्रंथ, ठीक है, इसका अनुवाद किया। इसका नाम आप ज़रूर याद रखना भाई, फायान हैंगसोंग इत्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट है अरब साहित्य। अरब के लेखकों में 9वीं 10वीं शताब्दी के यात्रियों जैसे सुलेमान, अबूज़ेद, अलबिदूरी, अलमसूदी, इब्न ओकल आदि इस प्रकार के अरब से लेखक आए थे 9वीं और 10वीं शताब्दी में। ठीक है, ये यात्री ही थे, एक तरह से यात्री कहलाए थे। बाद में अरब लेखकों में अल बिरूनी, अल इदरीसी, मोहम्मद रफ़ी, इब्न बतूती इत्यादि भी शामिल हुए। ठीक है, इसमें जैसे कि और यात्री आते गए, अपने अपने भाषा में अनुवाद करते गए। इस तरह से अरब, चीन, फ्रांसीसी, यूरोप, अरबी से अलग अलग कंट्रीज से भी लोग आने लगे और भारत के ग्रंथ का अपनी भाषा में अनुवाद करते गए। ठीक है, नेक्स्ट है, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में 11वीं 12वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज का विस्तृत वर्णन किया। अब इन्होंने किया तो भारत का ही, लेकिन भारतीय समाज के ऊपर। ठीक है, समाज के ऊपर किया। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। आई होप सो आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी मिल जाएगा।